नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने देखा था जसपुर सामरी पाट और पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में। आज हम आगे देखेंगे महानदी बेसिन। महानदी बेसिन ये भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा वो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है जो 50.34% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो आज इसके बारे में हम विस्तृत रूप से देखते हैं। अगर आपने पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। महानदी बेसिन। महानदी बेसिन जैसा कि मैंने बताया, ये भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा क्षेत्र है हमारे छत्तीसगढ़ का, जो 50.34% क्षेत्र घेरता है। इसकी जो क्षेत्रफल है वो 68,064 मीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं हम। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के मध्य में स्थित है। यह बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग में चापाकार स्थिति आकृति में विस्तृत है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है, ठीक है, सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। फिर आगे देखना है कि राज्य के मध्य में स्थित होने के कारण इसे राज्य का हृदय स्थल भी कहा जाता है। अब हृदय हमारे शरीर में देखा जाएगा तो बीचों बीच स्थित होता है। उसी प्रकार ये जो महानदी बेसिन है वो भी हमारे राज्य के मध्य में स्थित होने के कारण इसे राज्य का हृदय स्थल कहा जाता है, ठीक। इसकी आकृति कैसे ही है? तो आकृति इसकी चापाकार या पंखाकार है। इसकी आकृति चापाकार या पंखाकार है, जिसे तस्तरी नुमा भी कहते हैं। आप मैप में देख पाएंगे कि आपको मैं जब दिखाऊंगा तो इसकी आकृति किस अनुसार से पंखाकार है। जैसे एक पंखे में बीच होता है, बीच में एक पार्ट होता है, फिर उसके तीन उसकी पंखुड़ी होती है, तो उसी आधार पर ये भी दिखाई देता है, इसलिए इसे पंखाकार या चापाकार कहा जाता है। उपनाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी का मैदान या मध्य भारत का धान का कटोरा। धान का कटोरा क्यों? तो मैंने जब आपको मिट्टियाँ पढ़ाई थी तब इस बारे में मैंने आपको बताया था कि जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, वो चारों ओर से देखा जाए तो ऊंचे पहाड़ों और पठारों से घिरा हुआ है। तो ऊपर से देखते हैं तो यहाँ कटोरे के आकृति में दिखाई देता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन होता है लाल पीली मिट्टी होने के कारण, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। तो इसके उपनाम है छत्तीसगढ़ का मैदान, महानदी का मैदान, मध्य भारत का धान का कटोरा। तो ये ध्यान में रखना है आपको। इसकी ढाल किस ओर है? तो इसकी ढाल पूर्व एवं उत्तर पूर्व में है। इसकी ढाल किस ओर है महानदी बेसिन की? तो ये पूर्व की ओर है। आप देखेंगे उड़ीसा होकर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाता है, तो पूर्व एवं उत्तर पूर्व की ओर देखा जाता है इसकी ढाल को। फिर इसकी ऊंचाई देखें तो 300 मीटर से कम है, 300 मीटर से कम है सबसे कम ऊंचाई, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है तो इसकी ऊंचाई कम रहेगी। इसका विस्तार मध्य छत्तीसगढ़ में है। क्षेत्र भी बताया, तीनों जो बीच के संभाग है आपके, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, ये तीनों संभाग में आपका ये महानदी का मैदान फैला हुआ है या महानदी बेसिन फैला हुआ है। क्षेत्रफल मैंने आपको शुरुआत में ही बताया 68,064 वर्ग किलोमीटर में, और परसेंटेज हिसाब 50.34%, ठीक। प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है, ये भी मैंने बताया। अब यहाँ कौन से सेल समूह पाए जाते हैं? तो यहाँ कडप्पा सेल समूह पाए जाते हैं जो कि अवसादी क्रम की चट्टानें। यहाँ कडप्पा सेल समूह पाया जाता है जो कि अवसादी क्रम की चट्टानें हैं। कडप्पा सेल समूह जो कि अवसादी क्रम की चट्टानें हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो कडप्पा सेल समूह के क्षैतिजिक अवसादी शैलों पर, कडप्पा सेल समूह के क्षैतिजिक अवसादी शैलों पर यह है, इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, इस क्षेत्र का। इसमें कौन कौन से खनिज? तो कडप्पा सेल समूह है। अगर आपने सेल समूह वाला लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, मैंने उसे बताया हुआ है कि जहाँ भी कडप्पा सेल समूह हो वहाँ चूना पत्थर और डोलोमाइट आपको पाए जाएंगे। इसलिए आप अधिकतर देखेंगे कि जो मैदानी क्षेत्र वाला एरिया है, इसी एरिया में आपके सबसे ज़्यादा सीमेंट प्लांट्स देखने को आपको मिलेंगे।
जैसे रायपुर हो गया, बलौदा बाजार क्षेत्र हो गया, दुर्ग का आपका जामुल क्षेत्र हो गया, तो वहाँ आपके सीमेंट फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगे। तो चूना पत्थर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी इस क्षेत्र की, तो बदरगढ़ है, बदरगढ़ 1176 मीटर के साथ, जो कि कबीरधाम क्षेत्र में पड़ता है। और ये कौन सी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो ये मैकल पर्वत श्रेणी जो आपकी है, जो कि सतपुड़ा की श्रेणी जिसे कहा जाता है, तो वहाँ पर है बदरगढ़ की चोटी कबीरधाम क्षेत्र में। मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी एवं काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी एवं काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। अपवाह तंत्र कौन सा है, तो यहाँ की प्रमुख नदी महानदी है, तो महानदी अपवाह तंत्र है। सारी नदियाँ महानदी में आकर मिलती हैं, तो महानदी अपवाह तंत्र। अब इसमें विशेष क्या है, तो महानदी बेसिन के लगभग 50% क्षेत्र में कडप्पा सेल समूह विद्यमान है। लगभग 50% क्षेत्र में अकेला कडप्पा समूह विद्यमान है, ये बताया गया है। अब इसके 2 उपविभाग है, जैसे हमने पूर्वी बघेलखंड के पठार के कुछ विभाग देखे थे, जसपुर सामरी पाठ के कुछ विभाग देखे थे, उसी अनुसार आपके छत्तीसगढ़ के मैदान के या महानदी बेसिन के भी 2 उपविभाग हैं। महानदी बेसिन या मध्य महानदी मैदान का 2 उपविभाग कौन कौन सा है, तो एक है छत्तीसगढ़ का मैदान और दूसरा है सीमांत उच्च भूमि। छत्तीसगढ़ का मैदान और सीमांत उच्च भूमि, तो ये 2 उपविभाग हैं इसके। तो हम देखेंगे इन 2 उपविभागों के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो मैं पहले आपको मैप दिखा देता हूँ। तो आप मैप देखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, मैदानी क्षेत्र में आप देखेंगे कि ये जो मध्य पूरा क्षेत्र मैदान है, जो महानदी और शिवनाथ नदी के बीच में फैला हुआ है, पूरा मैदान है। तो इसमें हम देखेंगे तो महानदी और शिवनाथ नदी के बीच का जो क्षेत्र है दुर्ग रायपुर वाला, वो आपका महानदी शिवनाथ नदी दोआब क्षेत्र होता है। शिवनाथ नदी के उस पार, जो दुर्ग के उस पार का क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र, उसे शिवनाथ के पार का मैदान कहा जाता है। और महानदी के पूर्व साइड या फिर दाएं साइड बोल सकते हैं, जो बचे खुचे मैदान है वो आपके महानदी के पार का मैदान कहलाता है, महानदी पार का मैदान कहलाता है। ठीक है, मैंने बताया महानदी और शिवनाथ के बीच का क्षेत्र महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र, ये आपके मैदानी क्षेत्र में। शिवनाथ नदी के उस पार का क्षेत्र शिवनाथ और इस पार का क्षेत्र महानदी के पार का मैदान कहलाता है। अब इसमें और कुछ देखेंगे तो आपके बिलासपुर और रायगढ़ के मैदान भी आते हैं। बिलासपुर और रायगढ़ का मैदान आता है। इसी में आपका पेंड्रा लोरमी का पठार भी ले लिया जाता है, पेंड्रा लोरमी के पठार को भी ले लिया जाता है। अब अगर आप इस मैप को अच्छे से देख पा रहे हो, तो जैसे पंखे की 3 पंखुड़ियाँ होती है, उसी अनुसार अगर इस वाले क्षेत्र को हम पंखे का बीच वाला हिस्सा माने, तो ये क्षेत्र आपका एक पंखा होता है, ये दूसरा, और एक कोरबा बेसिन की साइड से जो लोरमी का पठार इसे तीसरा। तो इस अनुसार से इसे पंखाकार कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने दिखाया, अभी हमने बात डिस्कस किया मैदानी क्षेत्र के बारे में। अब सीमांत उच्च भूमि बोला जाए तो सीमांत उच्च भूमि क्यों, क्योंकि ये हमारे राज्य की सीमा से लगे हुए हैं, क्योंकि इस राज्य की सीमा के क्षेत्रों में ये कुछ ऊंचा पर्वत या पठार स्थित है, इसलिए इसे सीमांत उच्च भूमि कहा जाता है। जैसे कि कवर्धा, राजनांदगांव, इस क्षेत्र में आप मैकल पर्वत श्रेणी देख पाएंगे। जो आपका बालोद क्षेत्र है और जो MMA क्षेत्र है, उधर आप देखेंगे तो ये दुर्ग उच्च भूमि आती है। आप धमतरी से लेकर अगर महासमुंद तक देखते हैं, जिसमें गरियाबंद का भी कुछ क्षेत्र आता है, वो आपके धमतरी और महासमुंद उच्च भूमि में आती है। इधर कुछ पहाड़ है, यहाँ कुछ पहाड़ है और इस क्षेत्र में पहाड़ है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ एक छुरी मित्रंगा की जो पहाड़ी है, उधर भी एक क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा उठा हुआ। तो ये 4 ओर से सीमा क्षेत्रों में आप देखेंगे तो ये ऊंचा है, इसलिए इसे सीमांत उच्च भूमि कहा जाता है। तो उसमें कौन कौन से मैकल श्रेणी क्षेत्र हो गए, दुर्ग उच्च भूमि हो गए, धमतरी महासमुंद हो गया और छुरी मित्रंगा उदयपुर की पहाड़ियाँ जो हैं ये है, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ जो हैं ये है। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं मुख्य रूप से। तो फिर हम देखते हैं, पहले देखते हैं सीमांत उच्च भूमि के बारे में। 2 उपविभाग थे, एक छत्तीसगढ़ का मैदान, दूसरा था सीमांत उच्च भूमि। अब इस सीमांत उच्च भूमि के भी कुछ भाग हैं, उसे देखते हैं। जैसे कि पहला आपका मैकल श्रेणी। आपका मैकल श्रेणी क्षेत्र आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का नक्शा, तो ये आपके GPM से शुरू होता है और आपके राजनांदगांव क्षेत्र तक आता है। GPM से शुरू होकर आपके राजनांदगांव क्षेत्र तक फैला हुआ है, इसका विस्तार है। और इस विस्तार में भी अलग अलग जो जिले हैं, वहाँ अलग अलग इसकी ऊंची चोटियाँ हैं। अगर एक साथ देखा जाए तो इसमें तो बदरगढ़ आता है, जो कि 1176 मीटर की ऊंचाई पर है, जो कबीरधाम क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन पर्टिकुलर जिला वाइज देखा जाए तो इसमें अन्य छोटी छोटी चोटियाँ हैं जो उन जिलों में पड़ती है। तो वो कौन कौन से ये देखते हैं। तो पहले विस्तार मैंने आपको बताया GPM से लेकर राजनांदगांव, तो राजनांदगांव, कवर्धा क्षेत्र, लोरमी,
पेंड्रा जो पठार है वो आपके जीपीएम क्षेत्र में पड़ता है। अब ये राजनांदगांव तो टूट चुका है, 3 पार्ट में बढ़ गया है, तो एक एमएमए जो है ये आपका छूट जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो अन्य है जैसे केसीजी है, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, ये आपका आता है। तो राजनांदगांव की जो ऊंची चोटी है वो आपकी डोंगरगढ़ को कहा जाता है। कवर्धा क्षेत्र में पंडरिया है और इसी क्षेत्र में आपकी बदरगढ़ की चोटी मिलेगी। जो लोरमी क्षेत्र है, जो इसी पठार, जो लोरमी, पेंड्रा लोरमी का पठार है वो आपके मैकल श्रेणी का ही भाग माना जाता है। ये विच्छेदित होकर अलग हो गया और पठारी रूप धारण कर लिया, इसलिए तो जो मुंगेली क्षेत्र है उसमें लोरमी देखने को मिलता है और जो जीपीएम क्षेत्र है उसमें आपका पेंड्रा देखने को मिलता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब इसकी दिशा किस ओर है, तो पश्चिम दिशा की ओर है। आप छत्तीसगढ़ का मैप आपको ध्यान हो तो आप देखेंगे ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और पश्चिम। तो राजनांदगांव जो क्षेत्र है, कवर्धा क्षेत्र है, मुंगेली क्षेत्र है, इधर पश्चिमी क्षेत्र पड़ता है, तो पश्चिम दिशा में इसकी स्थिति है, इसलिए पश्चिमी सीमांत भी कहा जाता है। तो याद रखना है, पश्चिमी सीमांत आपका मैकल श्रेणी है, ठीक। भाग किसका, तो मैंने आपको शुरू में बताया, इसे सतपुड़ा का पर्वत का ही भाग माना जाता है, सतपुड़ा पर्वत का ही भाग माना जाता है। ढाल किस ओर है इसकी, तो इसकी ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। अब इसके दोनों ओर से नदियां बहती है, आप देखेंगे तो इस पर्वत के दोनों ओर से नदियां बहती है और दोनों ओर से बहने वाली नदियों के अलग अलग अफवाह तंत्र है, इस बारे में हम आगे देखेंगे। तो लेकिन ढाल बोला जाए तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल है, इसका ढाल देखा जाए तो। अब स्थिति देखते हैं हम इसमें, तो जो मैकल पर्वत श्रेणी है इसके जो दक्षिण क्षेत्र में आप देखेंगे तो शिवनाथ नदी घाटी है, शिवनाथ नदी घाटी, क्योंकि शिवनाथ नदी उसी रेंज से अंदर आता है हमारे छत्तीसगढ़ के मैदान में। आप उत्तर की ओर देखेंगे तो पेंड्रा लोरमी का पठार देखने को मिलेगा आपको। हम अगर उत्तर पूर्व की दिशा में देखें, उत्तर पूर्व की दिशा में अगर देखते हैं तो आपका कवर्धा जिला देखने को मिलता है, ठीक है, पर्वत श्रेणी के उत्तर पूर्व दिशा में। और दक्षिण पूर्व दिशा में देखें तो आपका केसीजी पड़ता है, खैरागढ़, छुईखदान और गंडई, ये जिला पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। आगे देखते हैं, इसमें मैंने मैप आपको दिखा दिया। अब इसमें ऊंची चोटी कौन कौन सी है, तो मैंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी, ये बताया था। लेकिन मुख्य रूप से सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो आपकी बदरगढ़ की चोटी है। बदरगढ़ की चोटी आपके मैकल पर्वत श्रेणी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1176 मीटर। कहाँ स्थित है, तो आपके कबीरधाम जिले में स्थित है, ठीक है। पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, इसे पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। पश्चिम की ओर जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है उसके अनुसार पश्चिम की ओर की सबसे ऊंची चोटी इसे कहा जाता है, इसे बदरगढ़ की चोटी को, ठीक है। फिर झाला पहाड़ इसी में आता है, देवसानी पहाड़ आता है, बामनगढ़ आता है, अमरकंटक आता है, लीलावनी आता है, भरकुंड आता है, सोनभद्र पहाड़ आता है। बट इंपॉर्टेंट रूप से आप देखेंगे तो इसमें बदरगढ़ की ऊंची चोटी, अमरकंटक की चोटी आपको याद रखना है, जिसकी ऊंचाई 1057 मीटर है, 1057 मीटर है। अमरकंटक क्यों, क्योंकि यहीं से आपके नर्मदा नदी, सोन नदी का उद्गम होता है, तो ये पहाड़ी आपको याद करना है। सोनभद्र पहाड़ी भी आपको याद रखना है, सोनभद्र पहाड़ी, ठीक है। और झाला पहाड़ी, देवाशनी पहाड़ी, लाइन से आप याद रखेंगे, पढ़ते जाएंगे तो एक बार में हो जाएगा, ठीक। फिर इसमें हम देखेंगे तो कौन कौन सी श्रेणियां हैं, तो इसमें हम देखेंगे तो कांदावनी जो है वो कवर्धा क्षेत्र में है आपकी कांदावनी, इसी से एक नदी भी निकलती है, हाफ नदी। कुल्हाड़ी या कुल्हारी की पहाड़ी जो राजनांदगांव क्षेत्र में है, इस पहाड़ी से भी एक नदी निकलती है जो है बाघ नदी, जो आपके महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। फिर प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, ये आपके राजनांदगांव में क्षेत्र में है, या फिर आप डोंगरगढ़ की पहाड़ी भी कह सकते हैं, उसी के आसपास लगा हुआ क्षेत्र है। ये प्रज्ञागिरी की पहाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ एक 30 फीट ऊँची गौतम बुद्ध की मूर्ति है, 30 फीट ऊँची बुद्ध की मूर्ति है। इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बौद्ध लोग या बौद्ध संप्रदाय को मानने वाले लोग बहुतायत मात्रा में उपस्थित हैं या स्थित है, निवास करते हैं, इसलिए प्रज्ञागिरी की पहाड़ी राजनांदगांव क्षेत्र ये भी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का मुख्य बौद्ध क्षेत्र भी बोला जाता है इसे। अब इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो एक 800 से 900 मीटर है, 800 से 900 मीटर इस मैकल पर्वत श्रेणी की औसतन ऊंचाई है। प्रभाव देखेंगे तो अब जो ये मैकल पर्वत श्रेणी है, अगर आप ये देखेंगे मैकल पर्वत श्रेणी, तो भारत की स्थिति के अनुसार मैं आपको समझाता हूँ इससे। ये आपका छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपका मैकल पर्वत श्रेणी क्षेत्र पड़ेगा। जो मानसूनी हवाएं हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं हैं, वो जब हमारे छत्तीसगढ़ की ओर एंटर करती हैं तो वो कुछ भाग इधर से आती है, लेकिन यह मैकल पर्वत श्रेणी होने के कारण ये इसके पैरेलल में उड़ती चली जाती सीधे सीधे, और बाकी अन्य जो हवाएं हैं
वो आपके बांग्लादेश से होते हुए वापस छत्तीसगढ़ में एंट्री करती है और यहाँ से वर्षा कराती है। तो सर्वाधिक वर्षा देखा जाए तो आपके बांग्लादेश वाले क्षेत्र से होती है, और जो दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा है वो अब मैकल पर्वत श्रेणी के कारण एंटर नहीं कर पाती है। इस वजह से अब जो मैकल पर्वत श्रेणी वाला क्षेत्र है उसे वहाँ देखना कि बारिश कम होती है एज़ कम्पेयर अदर क्षेत्र या अदर सिटीज़। तो ये मैकल पर्वत जो श्रेणी है उस क्षेत्र में आपकी बारिश कम होती है। और मैकल पर्वत श्रेणी की भी कौन से क्षेत्र में, तो कबीरधाम क्षेत्र में, क्योंकि मैकल पर्वत जो श्रेणी है वो सबसे ज़्यादा कवर्धा क्षेत्र में विस्तृत है। कवर्धा क्षेत्र में विस्तृत है। उसकी सबसे ऊंची चोटी जो बदरगढ़ की चोटी है वो भी वहीं स्थित है। इस वजह से वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा होने के कारण इसे ही वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र, तो वृष्टि छाया क्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ एक और तो सर्वाधिक वर्षा होगी, लेकिन पर्वत या पठार के कारण उस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाती है, इसलिए उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो ये मैकल पर्वत श्रेणी के कारण कबीरधाम जिला जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। अब मैकल श्रेणी के जो पूर्वी भाग हैं उसमें कौन कौन से स्थित हैं, तो आपके कवर्धा है, मुंगेली है, हमने अभी देखे थे। ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपका कवर्धा स्थित है, उसी क्षेत्र में मुंगेली हो गया, उत्तरी राजनांदगांव, ये सभी आपके पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक, अब ये जो मैकल श्रेणी है उसे आपका जल विभाजक पर्वत भी कहा जाता है, जल विभाजक क्षेत्र कहा जाता है। तो जल विभाजन कौन कौन सी नदियों के बीच होता है, तो शिवनाथ नदी और वेनगंगा नदी। शिवनाथ नदी और वेनगंगा नदी, वेनगंगा नदी आपके महाराष्ट्र में बहती है और शिवनाथ नदी आपके छत्तीसगढ़ में बहती है। तो ये जो बीच में जो पर्वत आता है उसे जल विभाजक पर्वत या जल विभाजक रेंज कहा जाता है, वो है आपका मैकल श्रेणी। ठीक है, तो कौन सी दो नदी, शिवनाथ नदी और वेनगंगा नदी। अगला पॉइंट देखते हैं, ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करता है। ऊपरी महानदी बेसिन जब हम देखें छत्तीसगढ़ की स्थिति के अनुसार ये मैकल पर्वत श्रेणी है, ये वाला जो महानदी का बेसिन है, तो इस जो ऊपरी क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र आपके पिंडरा लोरमी के पठार वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को आपके नर्मदा बेसिन से अलग करती है, क्योंकि यहाँ की नदियाँ आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, तो नर्मदा बेसिन का निर्माण करती हैं, तो उससे ये जो पर्वत है अलग करती है, ये याद रखना है। अब उसके आगे देखें तो मंडला और बिलासपुर जिले की भी सीमा रेखा बनाती है। कौन, तो मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी जो है आपके मंडला जो मध्य प्रदेश में है और बिलासपुर जो हमारे छत्तीसगढ़ में है, इनके बीच सीमा रेखा का कार्य करती है, ये भी ध्यान में रखना। तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जल विभाजक शिवनाथ नदी और वेनगंगा नदी के मध्य दो बेसिनों को अलग करती है, महानदी और नर्मदा बेसिन, और दो जिलों को अलग करती है, एक मंडला और बिलासपुर। ठीक है, तो ये हम विभाजन का स्तर 3 रूप से देखे हैं। अब इसमें देखेंगे कि जो मैकल पर्वत श्रेणी क्षेत्र है ना, बहुत ही ज़्यादा वन आच्छादित है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा वन पाए जाते हैं, वन आच्छादित है। तो वन कैसे वन पाए जाते हैं, तो वहाँ साल वृक्ष की बहुलता है, इसलिए इसे साल वन बोला जाता है। साल वन पाए जाते हैं, वहाँ साल वृक्ष की बहुलता है। ठीक है, मैकल श्रेणी क्षेत्र में। अब इससे एक राष्ट्रीय राजमार्ग भी जाता है, जो है आपकी NH30 और NH53, NH30 और NH53। तो जो भी पहाड़ी क्षेत्र होंगे वहाँ घाटी जरूर होगी, जैसा भी पहाड़ी क्षेत्र हो वहाँ घाटी का होना जरूरी है। तो मैकल पर्वत श्रेणी का एक बहुत ही फेमस घाटी है चिल्फी घाटी। इस चिल्फी घाटी से आपका नेशनल हाईवे नंबर 30 NH30 जाता है, चिल्फी घाटी से NH30 गुजरता है। और ब्रिजवानी जो घाटी है, ब्रिजवानी घाटी, वहाँ से आपका NH53 गुजरता है। ब्रिजवानी घाटी NH53 से गुजरता है, ब्रिजवानी घाटी NH53 से गुजरता है और चिल्फी घाटी NH30 से गुजरता है। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है, 30 और 53। अब विशेष में हम देखेंगे तो यह छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी भाग पर सतपुड़ा पर्वत की बाहरी दीवार के रूप में विस्तृत है। छत्तीसगढ़ की कौन सी ओर है, पश्चिम की ओर है, पश्चिमी थोड़ा ऊपर की ओर भी, तो उत्तर पश्चिम भाग पर ये सतपुड़ा पर्वत, जो सतपुड़ा पर्वत ऐसे चलते हुए आती है हमारी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी, बट ये सीधा ना जाकर यहाँ मुड़ आती है। तो कहा जाता है कि ये जो मैकल श्रेणी है वो सतपुड़ा पर्वत के लिए दीवार का कार्य करती है, तो वही कार्य बाहरी दीवार के रूप में विस्तृत है। इस पर्वत श्रेणी की पूरी श्रृंखला घने वनों से आच्छादित है, मैंने बताया। इसमें साल वन मुख्य है, साल वृक्ष मुख्य है। मैकल श्रेणी डोंगरगढ़ के पास दक्षिण में खुली हुई घाटी है। तो ये जो डोंगरगढ़ की पहाड़ी है जिसमें बमलेश्वरी माता का मंदिर है, वो जो पहाड़ी है वो भी आपके मैकल श्रेणी का ही हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। और वहाँ पर एक खुला हुआ, अगर कोई डोंगरगढ़ क्षेत्र गया हो तो देखिएगा, वहाँ पर 1 या 2 पहाड़ी है आसपास और उनके आसपास के क्षेत्र मैदानी थोड़े खुले खुले हैं, तो वहाँ का क्षेत्र थोड़ा खुला हुआ है, यही बताया जा रहा है। ठीक है, फिर यह खैरागढ़ श्रीगतान गंडई की उत्तर पश्चिमी तथा कबीरधाम की दक्षिण पश्चिमी सीमा बनाती है। अभी हमने मैप में देखा था इसे कि जो कबीरधाम जो है यहाँ स्थित है, तो इसकी दक्षिणी पश्चिमी सीमा बनाएगी, ये जो है दक्षिणी पश्चिमी सीमा बनाएगी। और उसी प्रकार
आपका खैरागढ़ यहाँ स्थित है, मैकल पर्वत श्रेणी जो है उसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो इसकी ये उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाएगी, ठीक है, दोनों के अपोजिट जस्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, मैंने बताया डोंगरगढ़ की जो पहाड़ी, डोंगरगढ़ की पहाड़ी में जो मंदिर है उसे बमलेश्वरी मंदिर कहा जाता है। बमलेश्वरी मंदिर, यहाँ आपके रामनवमी में मेला भी लगता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कौन से राजा ने इसका निर्माण कराया था? राजा वीरसेन ने इसका निर्माण कराया था, ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। फिर आगे देखते हैं पेंड्रा लोरमी का पठार। अभी हमने पढ़ा मैकल श्रेणी क्षेत्र, मैकल श्रेणी क्षेत्र, ये हमें रिवाइज करते हैं, बाकी अगले क्लास में हम कर लेंगे, नहीं तो वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैकल श्रेणी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये आपके महानदी बेसिन या महानदी के मैदान का भाग है जो कि उत्तरी सीमा में आता है, सीमांत उच्च भूमि में आता है, ठीक है, सीमांत उच्च भूमि की क्षेत्र है ये। तो मैकल श्रेणी का जो विस्तार है कहाँ से है? तो राजनांदगांव कवर्धा क्षेत्र, लोरमी और पेंड्रा के पठार भी इसी के क्षेत्र में आते हैं। जो राजनांदगांव में ऊंची चोटी आपको देखने को मिलती है जो है डोंगरगढ़, कवर्धा क्षेत्र में पंडरिया, जहाँ भदरगढ़ की जो पहाड़ी वो सबसे ऊंची है। लोरमी है वो आपके मुंगेली क्षेत्र में आ जाता है, और जो पेंड्रा है वो आपके जीपीएम जिला में आ जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपके जीपीएम से लेकर राजनांदगांव के आधे हिस्से तक ये फैला हुआ है। दिशा छत्तीसगढ़ की स्थिति के अनुसार पश्चिम दिशा में भाग सतपुड़ा का माना जाता है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी ढाल है, स्थिति मैंने बता दिया था अन्य जगहों की, ठीक। फिर इसमें हमने सबसे ऊंची बदरगढ़ की चोटी पढ़ा था, अमरकंटक पढ़ा था 1057, और सोनभद्र पहाड़, ये तीनों मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 श्रेणियाँ हैं, कांदावनी जहाँ से हाफ नदी आपकी उद्गम होती है, कुल्हारी की पहाड़ी जहाँ से आपकी बाघ नदी निकलती है, और प्रज्ञागिरी की पहाड़ी जो कि राजनांदगांव क्षेत्र में है, डोंगरगढ़ के समीप। यहाँ 30 फीट ऊंची मूर्ति है बुद्ध की, और ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में बौद्ध दर्शन का केंद्र है, और बौद्धों की वहाँ बहुतायता है, ठीक है। औसत ऊंचाई कितनी है? तो 800 से 900 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका प्रभाव हमने देख लिया था कि कबीरधाम इसके कारण वृष्टिछाया क्षेत्र में आ जाता है। पूर्वी भाग में कबीरधाम, राजनांदगांव, मुंगेली, ये आपके जो जिले हैं वो स्थित हैं। जल विभाजक महानदी और शिवनाथ नदी और वेनगंगा के मध्य करती है। बेसिन के रूप में महानदी और नर्मदा के बीच करती है, और जिला के रूप में देखा जाए तो एमपी के मंडला और सीजी के बिलासपुर के मध्य बनाती है। वन इसमें साल वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, पूरा वन आच्छादित एरिया है ये। इसमें से आप देखेंगे तो डोंगरगढ़ के पास से थोड़ी सी खुली हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। और इससे 2 राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, एक NH30 जो चिल्फी घाटी से जाती है, और NH53 जो ब्रिजवानी घाटी से जाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये सतपुड़ा जो पर्वत आता है वो आपके सीधा ना जाकर थोड़ा मुड़ जाता है, इसलिए इसे सतपुड़ा पर्वत की बाहरी दीवार के रूप में भी जाना जाता है। तो ये था आपका मैकल पर्वत श्रेणी क्षेत्र। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसे आपको क्लियर कर सकें और अपने पढ़ाई में और इम्प्रूव कर सकें। आपके जितने भी पहचान के दोस्त तैयार होंगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे का देखेंगे।